चलिए अपने स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक। आज का जो लेक्चर है दैट इज अबाउट इनकम टैक्स एक्ट। तो जो डीटी वाला पोर्शन है अपने एग्जीक्यूटिव के सिलेबस का वो अपने शुरू करने जा रहे हैं। तो इनकम टैक्स एक्ट एग्जैक्टली है क्या और डायरेक्ट टैक्स क्यों से बोल रहे हैं उसका बेसिक समझना है, इंट्रोडक्शन समझना है। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो थ्रू आउट द एक्ट आपको काम आने वाली है। या ऐसा बोल सकते हैं कि इनकम टैक्स अगर सीखना है तो ये बेसिक्स आपको पता होने चाहिए, उसके बाद ही आप पूरा एक्ट पढ़ना शुरू करो तो ज्यादा अच्छा है। वैसे तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि एग्जैक्टली ये है क्या। अब हमने आईडीटी ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो एक बेस है आपके पास कंपैरिजन करने के लिए कि वो क्या था और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। वहां हमने देखा कि वो टैक्सेस जो है वो किस पे लग रहे हैं, गुड्स पे और सर्विसेज पे। और वो जो टैक्स है वो आप डायरेक्टली सरकार को पे नहीं करते हो, आप पे किसको करते हो, किसी थर्ड पर्सन को। वो थर्ड पर्सन सप्लायर ऑफ गुड्स या सर्विस हो सकता है। जैसे आपने जीएसटी मुझे पे किया और मैंने जाके डिपार्टमेंट को सबमिट कर दिया, तो पॉकेट से पैसे आपके जा रहे हैं लेकिन डायरेक्टली गवर्नमेंट तक नहीं पहुंच रहा है, इनडायरेक्टली पहुंच रहा है मेरे थ्रू। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स जो है वो उसकी पूरी ऑपोजिट कैटेगरी है, दोनों में सिमिलैरिटी नहीं है। बिकॉज इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो लगता है गुड्स और सर्विस के सप्लाई पे, और डायरेक्ट टैक्स लगता है आपकी इनकम पे, इनकम ऑफ अ पर्सन। ये उनकी ही लैंग्वेज बोल रहा हूँ क्योंकि सब चीजें आगे रिलेट होगी। तो किसी पर्सन की इनकम पे लगने वाला जो टैक्स है उसे हम बोल रहे हैं दैट इज इनकम टैक्स। तो ये गुड्स पे नहीं लगता, ये सर्विसेज पे नहीं लगता है, ये एक पर्सन पे लगता है। अच्छा, पर्सन मतलब कौन? सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन या अदर एंटिटीज भी हो सकती है। कंपनीज टैक्स पे करती है क्या? करती होंगी। पार्टनरशिप फर्म भी टैक्स पे करती होगी, एचयूएफ भी टैक्स पे करता होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज और ट्रस्ट वाले भी। ट्रस्ट को एग्जेम्पशन होते हैं लेकिन सोसाइटीज वाले पे करते हैं वैसे। तो अल्टीमेटली कोई भी पर्सन, चाहे वो नेचुरल हो या आर्टिफिशियल पर्सन हो, वो इनकम टैक्स की कैटेगरी में आ सकता है। और उसकी कमाई पे लगने वाला जो टैक्स है उसे हम यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स या इनकम टैक्स बोल रहे हैं। अब इसके लिए जो एक्ट बनाया गया था वो काफी पुराना एक्ट है, दैट इज द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये इसका ईयर है। इफेक्टिवली अप्लाई हुआ था 1 अप्रैल 1962 से। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ, फर्स्ट डेट से एप्लीकेबल कर दिया था। तो डेट वाला प्रॉब्लम नहीं है कि मिड ऑफ द ईयर कभी। दिस इज द इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो अपना सिलेबस है, मतलब पूरे डीटी में हम यही एक्ट पढ़ रहे हैं। अब इसमें ना सीजीएसटी एक्ट अलग, कॉम्पनसेशन सेस अलग, ऐसे अलग अलग एक्ट्स नहीं, सिंगल एक्ट है जो अपना पूरा सिलेबस है। इसके साथ इनकम टैक्स के रूल्स भी हैं, इनकम टैक्स रूल्स 1962। ये सिमिलर फॉर्मेट है जैसे आपने कंपनी लॉ में देखा हुआ है, कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी लॉ या कंपनीज के रूल्स 2014, वो पैरेलली चलते हैं। यहाँ पे भी ये दो डॉक्यूमेंट्स हैं, बट अपने सिलेबस में आपके रूल्स नहीं आने वाले, आपका सिर्फ एक्ट पर फोकस है। रूल इन बिटवीन 2-4 पॉइंट्स है, बट टोटल कंटेंट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मेन फोकस अपना इसके ऊपर ही रहने वाला है, ये पॉइंट है। अब जैसा कि हमने देखा है कि इंडिया में जो अपना टैक्सेशन का लीगल सिस्टम है उसमें पहला फोकस है सेल्फ असेसमेंट पे। आप खुद अपनी कमाई इवेल्युएट करो, आप खुद अपने खर्चे जो है वो सामने उसकी क्लेम करो, जो नेट प्रॉफिट बचता है उस पर टैक्स आप खुद कैलकुलेट करके पे करो। मतलब डिपार्टमेंट पहले सामने से आपका टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने नहीं आता है, जैसे जीएसटी में भी था, उसको तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स। ये कुछ टर्म्स आपको कॉमन मिलेंगे लेकिन बेसिक फाउंडेशन दोनों चीजों का अलग है। अब होता क्या है, ये किस तरीके से वर्क करता है, पूरा साल, जैसे मैं मेरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैं पूरा साल काम कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, इससे जो मैं अमाउंट अर्न कर रहा हूँ वो मेरी इनकम है, वो मेरी फीस है। अब इस इनकम के ऊपर, पूरी इनकम पे, ग्रॉस अमाउंट पे टैक्स नहीं है। अब मैंने आपसे 20,000 चार्ज किया तो 20,000 मेरी इनकम हो गई जिस पर टैक्स लगेगा, ऐसा नहीं होगा। तो 20,000 कमाने के लिए मुझे खर्चा भी तो करना पड़ रहा है। तो जो आपका पीएनएल है वो पूरा बनेगा, जहाँ पे एक तरफ इनकम होगी, दूसरी तरफ उस बिजनेस को चलाने के लिए सारे एक्सपेंसेस होंगे। तो मेरी पीएनएल में रेवेन्यू में फीस इनकम है और एक्सपेंसेस में इलेक्ट्रिसिटी है, मेंटेनेंस है, बाकी चीजें हैं, स्टाफ सैलरी है, ये सब एक्सपेंसेस होंगे, एडवर्टाइजमेंट है, जेरोक्स है, प्रिंटिंग स्टेशनरी, ये सब खर्चे होंगे। अब ये सब खर्चे माइनस करने के बाद जो मेरे पास नेट प्रॉफिट बच रहा है वो है मेरी टैक्सेबल इनकम, और उस पर मुझे टैक्स पे करना है। तो ग्रॉस रेवेन्यू पे अगर टैक्स पे करना पड़े तो बहुत ही महंगा पड़ेगा, और तो फिर जीएसटी जैसा ही हो गया कि भाई जितना कलेक्शन है उस पर पूरे पे टैक्स भरो। तो ये सिस्टम नहीं है। अब मैं पूरे साल का इवेल्युएशन, अपना हिसाब खुद रखूंगा। साल के एंड में मैं इसका पूरा हिसाब बनाऊंगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है और कितनी मेरी नेट टैक्सेबल इनकम है। उसके ऊपर सरकार के दिए हुए रेट्स के हिसाब से मैं टैक्स कैलकुलेट करूंगा और उनको अमाउंट सबमिट करूंगा। अब गवर्नमेंट को हिसाब कैसे देके पूरे साल में क्या हुआ है क्या नहीं, तो इसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हम करते हैं, जो आईटीआर के बारे में कहीं ना कहीं आपने सुना होगा या पढ़ा होगा। तो इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना मतलब पूरे साल का हिसाब देना कि हुआ क्या है, और हिसाब आप खुद दे रहे हो, डिपार्टमेंट गिनने नहीं आ रहा। तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, दिस इज सेल्फ असेसमेंट।
ये फाइल करने के बाद वो लोग इवैल्यूएशन करते हैं, अगर कोई मिस्टेक लगती है तो आपको रिवर्ट करेंगे, आपसे डिटेल मंगवाएंगे, मिस्टेक नहीं लगती है तो फिर भाई कंटिन्यू करो, सब ठीक है, आपका रिटर्न एक्सेप्ट हो चुका है, तो इंटीमेशन आता है कि योर रिटर्न हैज बीन प्रोसेस्ड एंड देयर आर नो क्वेरीज। अगर लास्ट टाइम मैंने मेरा रिटर्न फाइल किया था तो उसमें वो एडवांस टैक्स का एक कंसेप्ट होता है, तो पेमेंट करने में एडवांस टैक्स पे तो किया था, उस पर कम पेमेंट कर दिया तो बाद में बाकी का देना पड़ा, उस पर इंटरेस्ट लगता है। अब इंटरेस्ट जो है वो तो सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करता है, मैन्युअली कुछ गिनना नहीं होता। अब इंटरेस्ट का जो अमाउंट सॉफ्टवेयर में आया वो मेरे सीए ने भर दिया और मेरे से चार्ज कर लिया। अब इनकम टैक्स वालों ने फिर बाद में नोटिस भेजा कि भाई वो इंटरेस्ट के अमाउंट में डिफरेंस आ रहा है, सॉफ्टवेयर एरर था, 1 या 2 दिन का डेट की गलती थी उनकी और सॉफ्टवेयर ने गलत गिना था, तो 300 रुपीज का और इंटरेस्ट पे करना बनता था, तो वो उन्होंने मुझे नोटिफिकेशन भेजा आफ्टर प्रोसेसिंग माई रिटर्न, बोला ये आप भर दो बाकी सब ओके। तो ऐसा नहीं कि आपने जो भर दिया वो मान लेंगे, इवैल्यूएशन तो होता ही है, और अब ये चीज इवैल्यूएट करना ईजी होता जा रहा है उनके लिए बिकॉज ऑफ दिस एआई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। पहले तो मैन्युअली काम होता था ना, तो क्या चल रहा है किसी को समझ ही नहीं आती थी। अब ऐसा हो गया है कि आप सारा डेटा ऑनलाइन दे रहे हो, उनके सिस्टम में जा रहा है, सिस्टम ही इवैल्यूएट करके आपको दे देता है क्या गलती है क्या नहीं। तो मिस्टेक्स ढूंढना और एक्यूरेसी पे जाना उनके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होता जा रहा है, और इसलिए अब नोटिस बहुत क्विकली आता है और पूरी रिकवरी होती है। तो ये टेक्नोलॉजी का डिसएडवांटेज जो है वो टैक्स पेयर के लिए हो रहा है, ऐसा अपन बोल सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर है। अब ये जो एक्ट है इनकम टैक्स एक्ट, इसकी बात कर लेते हैं कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। अगर हम अलग अलग लोगों की बात करें, जिनको अभी हमने बोला पर्सन, या अपने टैक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं असेसी। असेसी मतलब जिससे टैक्स वसूल करना है, आप और मैं, ठीक है, उसको असेसी बोला जाता है। अब ये जो असेसी ऐसी जो टैक्स वसूल करना है ना, इसके लिए जो टैक्स का रेट है वो कैटेगरी वाइज है, अलग अलग रेट है। जैसे कौन कौन सी पार्टीज इसमें इन्वॉल्व है वो समझो। इंडिविजुअल, एचयूएफ, एक होता है एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, कंपनीज में भी कैटेगरी डोमेस्टिक, फॉरेन कंपनी, इंडियन कंपनी, ये सब आएगा, ये सारी चीज़ें हैं। फिर आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ट्रस्ट्स, ठीक है, वो सेक्शन 8 कंपनी, एनजीओ जो भी आप बोलते हो, ये सारी अथॉरिटीज़ है। इन सब के लिए टैक्स के रेट्स डिफरेंट है, तो आप जिस कैटेगरी में बिलोंग करते हो उस हिसाब से आपके ऊपर टैक्स रेट लगेगा। 2 टाइप के रेट्स होते हैं, एक फ्लैट रेट होता है और दूसरा स्लैब रेट होता है। फ्लैट रेट मतलब भाई जितना कमाया उस पर सीधा 30% टैक्स दे दो, खत्म, कोई दिमाग नहीं लगाना। स्लैब वाले में क्या है ना, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स का रेट बढ़ता है। तो अगर आपकी इनकम लो है तो उसके ऊपर टैक्स का परसेंटेज भी छोटा है, फिर जैसे कमाई बढ़ती है ऊपर की कमाई पे फिर आपका टैक्स बढ़ता जाता है। तो जो ज़्यादा कमा रहा है ज़्यादा भरेगा, जो कम कमा रहा है कम भरेगा, उस तरीके से टैक्सेशन के रेट्स डिफाइन करते हैं, तो उनको हम स्लैब रेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये 2 टाइप के रेट्स है जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे सारी चीज़ें आपको डिटेल में मिलती जाएंगी, बट बेसिक समझते जाओ वैसे। चलिए देखें, अब देखो ये जो इनकम टैक्स एक्ट है ये पास हुआ था 1961 में। तो 1961 में इस एक्ट के अंदर जो रेट्स लिखे होंगे कि भाई इतनी कमाई पे इतना टैक्स, उतनी कमाई पे उतना टैक्स, क्या आज भी वो रेट्स रेलेवेंट होंगे? 1961, 2026 कोई कंपैरिजन ही नहीं है, 60 ईयर से ऊपर हो गया। तो तब के टाइम का इन्फ्लेशन, तब के टाइम की लोगों की सैलरी, लोगों की इनकम वो अलग होगी। या आपके ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम की बात कर रहा हूँ, मतलब वो भी एकदम यंग होंगे। ठीक है, तो उस टाइम पे पूरे महीने का घर का खर्चा होगा 100 रुपये 150 रुपये। मेरे दादाजी की सैलरी थी 125 रुपये महीना 1950s में, मतलब 1960 65 में, ये टाइम पे। अब 125 रुपये महीने में तो 4 जन का परिवार खा रहा है पी रहा है आराम से, एक नॉर्मल डिसेंट मिनिमम एक्सपेंसेस अपने निकाल रहा है। अब आज की डेट में 125 में क्या होगा? अब तब जो टैक्स लगता होगा उसमें वो 125 रुपये के वो कंसिडर करके उस हिसाब से टैक्स लगाया होगा, लेकिन आज तो उसमें काम होने नहीं वाला। अब हर साल अगर आप ये एक्ट चेंज करते रहोगे तो इनकम टैक्स एक्ट एवरी ईयर नया आ रहा है, तो एवरी ईयर अमेंडमेंट, वो चीज़ बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी और थोड़ी सेंसिबल नहीं है, बिकॉज प्रॉब्लम रेट्स की है। इनकम टैक्स एक्ट में जितने भी टैक्सेशन के प्रोविजंस है वो तो सब सेम ही रहने वाले हैं। मेन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि भाई इन्फ्लेशन के साथ साथ लोगों की कमाई बढ़ती है। आज किसी का 5-7 लाख 8-10 लाख का पैकेज हो तो दैट इज एवरेज। यही पैकेज 1960 में 100-150 रुपये महीने का था, और आज ऐसा है कि महीने का 1 लाख का पैकेज हो तो भी इक्विवेलेंट ही माना जाएगा शायद, क्योंकि महंगाई उतनी बढ़ गई। तो यहाँ पे वो रेट्स को उनको चेंज करना था। इन्होंने इसके सॉल्यूशन क्या निकाला वो आपको समझना है। हर साल जो बजट आता है, सुनते हैं आप बजट कब आता है, कुछ आइडिया? फर्स्ट फेब, ठीक है। पहले ऐसा था फेब के एंड में आता था, फिर मोदी जी आए बोले नहीं हम चेंज करेंगे, कुछ तो नया होना चाहिए ना, जो इतने साल से चल रहा है वही करते रहेंगे तो हमारा नाम कैसे होगा। बोले कुछ ज़्यादा नहीं करना है, फेब एंडिंग के बदले फेब स्टार्टिंग कर दो, तो फर्स्ट फेब को आ जाता है बजट। ठीक है,
अब पहले होता था एक वो ऐसा ब्रीफ केस लेके आते थे, ठीक है, जो फाइनेंस मिनिस्टर है ना वो ब्रीफ केस लेके आते थे और वो बाहर ऐसे फोटो सेशन होता था ब्रीफ केस के साथ, एंड दैट वाज अ सिंबॉलिक जेस्चर के बजट प्रेजेंट होने वाला है तो इस ब्रीफ केस में सारी डिटेल्स है जो आज रिवील की जाएंगी पार्लियामेंट में, वैसा है। अब बोले नहीं ये भी चेंज करो, ब्रिटिशर्स के टाइम का सिस्टम है, हम ब्रीफ केस लेके क्यों आएंगे। बोले सर क्या करें, झोला ले थैली ले क्या करें, आप बता दो क्या करें, खादी का कुछ बैग वैग बनवा दे। तो बोले नहीं वो पहले बही खाता होता था ना जो पुराने जमाने में जो अकाउंट्स मेंटेन करते थे, तो ऐसा कपड़े का ऐसा फोल्डर जैसा होता था, उसके अंदर पेपर रखे होते थे, तो बोले वो लेके आओ। तो अभी आपने देखा होगा लास्ट 8-10 साल से कि वो रेड कलर का एक थोड़ा सा फोल्डर टाइप होता है कपड़े का, उसके ऊपर रिबिन बांधी होती है, वो लेके आते हैं, ठीक है। तो वो ओरिजिनल ट्रेडिशनल सिस्टम कि भाई हमारे अकाउंटिंग वर्षों से, और मुनीम जी होते थे जो अकाउंट्स मेंटेन करते थे, तो वो उस तरीके का रजिस्टर मेंटेन करते थे, तो बोले वो लेके आएंगे और हमने वो चीजें चेंज कर दी। तो सिंबॉलिक चेंजेस है कि ब्रिटिशर्स ब्रीफ केस लेके आते हैं, हमारे में ये नहीं चलता था, तो अब हम मैनेजमेंट कर रहे हैं तो हमारा जो ट्रेडिशन है उसका इम्पैक्ट दिखना चाहिए। चलो ये तो कोई बुरी बात भी नहीं, अपने कल्चर वाली चीज यूज कर रहे तो क्या गलत है। तो ये जो बजट है जो फर्स्ट फेब को प्रेजेंट होता है वो एग्जैक्टली क्या है, व्हाट इज द बजट, उसका क्या कंसेप्ट है वो थोड़ा समझ लो। बजट में ना सरकार ये बता रही है कि अगला 1 साल जो पूरा बीतेगा उसके अंदर क्या क्या चीजें होने वाली है। उसमें एक तो ये है कि भाई हमारी इनकम, हमारी मतलब सरकार की इनकम कहाँ कहाँ से कितनी कितनी होने वाली है, इनकम टैक्स कितना कलेक्ट होगा, जीएसटी कितना कलेक्ट होगा, ये सारी चीजें जो है यहाँ पे वो लोग आपको एस्टिमेट देंगे कि इतना इतना कलेक्शन हम प्रिडिक्ट करके चल रहे हैं। और उसके सामने एक्सपेंसेस कौन कौन से होंगे उसके बारे में डिटेल दी जाती है। और सरकार के ऊपर भी बहुत सारा खर्चा है, अलग अलग सेक्टर में उनके ऊपर खर्चा है। डिफेंस सेक्टर में कितना खर्चा करना है, आर्मी वालों पे कितना खर्चा करना है, एजुकेशन पे, हेल्थ केयर पे, हॉस्पिटल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हाईवे प्रोजेक्ट्स, डैम बनाने हैं, बहुत सारी चीजें, स्पेस टेक्नोलॉजी है, इसरो डीआरडीओ वालों को फंड्स देना पड़ता है, वो सारा पैसा जो यहीं से आएगा। तो ये लोग क्या करते हैं बजट के अंदर, ये जो सुनाते हैं बजट आपको, इसमें ना एक्सपेंसेस का एलोकेशन करते हैं सेक्टर वाइज, एग्रीकल्चर के लिए इतना, इसके लिए उतना, स्टार्टअप्स के लिए इतना, ये सब चीजें होती है। तो दिस इज बजट एलोकेशन मेनली। और वो जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो ये प्रेजेंट करते हैं कि भाई हमारा एक्सपेक्टेशन है कि इतनी इतनी इनकम आएगी, इतना इतना खर्चा होगा। इसमें से फिर वो टर्म आता है फिस्कल डेफिसिट, सुना होगा कहीं आपने बजट के टाइम पे। फिस्कल डेफिसिट का मतलब है सरकार की कमाई कितनी और खर्चा कितना है। कभी कभी ऐसा होता है कमाई 100 रुपए की होती है, खर्चा 105 रुपए होता है। अब ये 5 रुपए ये फिस्कल डेफिसिट है। अब सरकार को ये खर्चा करना पड़ता है। अच्छा 5 रुपए लाएंगे कहाँ से, आरबीआई से लोन लेते हैं, पब्लिक के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स इशू होते हैं, मतलब सरकार भी लोन लेती है, फिर सरकार उस पर ब्याज देती है, तो ही तो आपको इंटरेस्ट मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स पे। वो फिस्कल डेफिसिट पूरा करने के लिए आपसे पैसे लिए जाते हैं, वैसा है। तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं ये सारा कैलकुलेशन करके चल रही है। अब बात ये है एक्स्ट्रा खर्चा क्यों कर रहे हैं, इतना बेसिक इकोनॉमिक्स तो फाइनेंस मिनिस्टर को आता ही होगा कि 100 की कमाई है तो 100 का खर्चा नहीं होता है। अपने को सिखाते 100 कमाओ 50 बचाओ, खुद 105 खर्च कर रहे हैं। ये उनकी मजबूरी है। कितनी बार ना इकोनॉमी चलती रहे इसके लिए सरकार को खर्चा करना पड़ता है। जो आप देख रहे हो मनरेगा योजना थी, अभी उसको भी चेंज कर दिया इन्होंने। और जो रोड्स बन रहे हैं, सरकारी योजनाएं हैं, सरकार जब तक पैसा खर्च नहीं करेगी इकोनॉमी में पैसा घूमेगा नहीं। देखिए 2 पिलर्स हैं, एक आपका पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है। प्राइवेट सेक्टर जो है वो प्योरली मैथ्स पे चलता है, फायदा होगा तो काम करेंगे, नुकसान होगा तो काम नहीं करेंगे। जहाँ प्रॉफिट है वहाँ इन्वेस्ट करेंगे, जहाँ लॉस है वहाँ इन्वेस्ट नहीं करेंगे। सरकार इस एजेंडा पे नहीं चल सकती क्योंकि उनको सबको कलेक्टिवली लेके चलना है। अब आप सोचो जहाँ पे लॉस है वहाँ पे गवर्नमेंट बोले हम लॉस में काम क्यों करें, तो भाई आप कहीं एकदम रिमोट एरिया में चले गए, अभी आप इंडिया में कहीं पे भी रिमोट प्लेस पे चले जाओ, एकदम आप कश्मीर में एकदम टॉप पे चले जाओ, नॉर्थ ईस्ट चले जाओ, साउथ चले जाओ, कहीं भी जाओ, आपको कुछ बेसिक फैसिलिटीज जो है वो मिलेंगी। एसबीआई का बैंक आपको हर जगह मिलेगा, पोस्ट ऑफिस आपको हर जगह मिलेगा, बीएसएनएल का नेटवर्क हर जगह आएगा, जियो का नहीं आएगा लेकिन बीएसएनएल का आएगा। अब जियो को पता है कि ये एरिया में अगर मैं अपना टावर एस्टेब्लिश करता हूँ तो उसमें मेरे को कमाई नहीं है, तो मैं क्यों नुकसान में काम करूँ, नहीं आता है नेटवर्क ना आए, लोग 4 दिन घूमने जाते हैं एडजस्ट कर लेंगे। बीएसएनएल वाला अगर ऐसा करेगा तो वहाँ कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश ही नहीं हो पाएगा। बोले नुकसान तो नुकसान अपने को तो चलाना ही पड़ेगा। तो सरकार कितनी बार खर्चा करती है नुकसान में भी, क्योंकि उनको पता है कि इकोनॉमी में पैसे घुमाना जरूरी है और लोगों को काम देना जरूरी है। सरकार भी अगर ऐसा सोचेगी तो फिर रोजगार कैसे मिलेगा, मनरेगा योजना में जो पैसा मिलता है, जो काम होता है वो कैसे होगा। तो उनको तो डेवलपमेंट करते ही रहना, इकोनॉमी को चलाते ही रहना, भले पैसा कम हो या ज्यादा हो, तो प्रेशर उन पे भी कलेक्शन का। तो जितना भी कलेक्शन आता है सारा खर्चा, ये कोई सारा पैसा पब्लिक तक थोड़ी पहुंच रहा है, इसमें एक तो क्या हम सबका कमीशन होता है,
कोई कमीशन के बिना काम नहीं करता, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे हो। तो जो ये 105 रुपये यहाँ से निकलता है ना, वो पब्लिक तक पहुँचते पहुँचते कितना हो जाता है वो आप सोच लो। वैसा राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, तब उन्होंने कहा था, बोले 100 रुपये अगर मैं यहाँ से इशू करता हूँ ना तो 1 रुपया पब्लिक तक पहुँचता है, ये 99 बीच में खा जाते हैं लोग। लेकिन बोले यही सिस्टम है, क्या कर सकते हैं। बोले हमें पता है कि 1 रुपये का बेनिफिट देना है ना, 100 रुपये रिलीज करने पड़ेंगे। बीच का पैसा कहीं ना कहीं सारा कमीशन कमीशन कमीशन, मेरे हाथ से पैसे जाएंगे तो मेरा कितना, वो कट करने के बाद पब्लिक तक पहुंच नहीं रहा है। तो ये सब कैलकुलेशन उनको लेके चलना है। तो बजट जो है वो एक एलोकेशन है इनकम वर्सेज एक्सपेंसेस का, और ये बजट पूरा प्रपोजल होता है। आपने अगर कभी फाइनेंस मिनिस्टर की लैंग्वेज सुनी हो बोलते हुए उनको बजट में, तो बोलते हैं आई प्रपोज टू मेक दीज चेंजेस टू द इनकम टैक्स एक्ट, आई प्रपोज टू एलोकेट दिस मेनी फंड्स फॉर दिस सेक्टर। प्रपोजल वर्ड बार बार आता है, बिकॉज वो ऑर्डर नहीं सुना रहे कि मैं फाइनेंस मिनिस्टर हूँ, मैंने बोल दिया आज से इतना होगा। अरे भाई, डेमोक्रेसी है, आप मिनिस्टर हो, आप ऑफिसर हो, आप रिप्रेजेंटेटिव हो, आप राजा नहीं हो। आप जो बोल रहे हो वो पूरे हाउस को एक्सेप्टेबल होना चाहिए। आपका प्रपोजल आप दे दो, हम सब इसको स्टडी करेंगे, इस पे फिर से आर्ग्यूमेंट्स होंगी, सजेशंस होंगे, उसको रिकंसिडर किया जाएगा, उसके बाद सब लोग जो हाँ बोलेंगे ना वो पास होगा। तो जिस दिन 1 फेब को बजट सुनाते हैं उस दिन बजट इंप्लीमेंट नहीं हो जाता, इंप्लीमेंट होने में कुछ महीने लगते हैं। वो 1 अप्रैल से जो नया साल है उसके लिए सुनाया गया बजट है। तो ये जो बीच में 2 महीने का टाइम है, इसमें ये सब आर्ग्यूमेंट्स, डिस्कशंस, सजेशंस लिए जाते हैं, चेंजेस होते हैं, फिर जो फाइनली पास होता है वो इम्प्लीमेंट होता है। लास्ट ईयर के बजट में कैपिटल गेन को लेकर बहुत हंगामा हुआ था। कैपिटल गेन अपन अभी पढ़ेंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इशू क्या है, और बहुत सीरियस इशू है। तो गवर्नमेंट को चेंज करना पड़ा, जो बजट में उन्होंने सुनाया और जो फिर इम्प्लीमेंट हुआ, आर्ग्यूमेंट्स के बाद उसमें मॉडिफिकेशन करने पड़े। तो वो होता है कि भाई ऑब्वियसली सजेशंस तो सारे मेंबर्स के मानने ही पड़ेंगे। तो जो चीजें होती है वो मेजोरिटी से होती है। ये सारी स्टोरी है इसमें। सेकेंडली, अब हम यहाँ पे जो रेट्स की बात कर रहे हैं, हर साल बजट सुनाने का जो एक रीजन है उसमें सरकार की इनकम भी डिस्कस होती है। सरकार की जो इनकम है वो अपने लिए क्या है, टैक्स लायबिलिटी। तो कितना टैक्स वसूल करना है इस अपकमिंग ईयर में, वो सारा यहाँ पे डिस्कस होता है एवरी ईयर। ठीक है, अब ये जो बजट है, एक्चुअली दिस इज अ प्रपोजल, तो इसको तो अपने बिल बोलते हैं। इसके लिए दूसरा नाम है फिनांस बिल, बिकॉज प्रपोजल है, बजट और कुछ नहीं है, फिनांस बिल का ही प्रेजेंटेशन है। जब ये बिल पास हो जाता है तो ये बनता है फिनांस एक्ट। ये टर्म है फिनांस एक्ट। तो इन्होंने स्ट्रक्चर ऐसा रखा है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 स्टैटिक है, फिक्स है, उसको नहीं छेड़ना है। जो रेट्स वाला पंगा है जो हर साल बदलते रहते हैं, उसको हम फिनांस एक्ट में अलग से प्रेजेंट करेंगे, जो हर बजट में सुनाते हैं। तो 2 डॉक्यूमेंट्स हो गए आपके, एक 1961 वाला जो आपका इनकम टैक्स का एक्ट है वो, और दूसरा फिनांस एक्ट जो एवरी ईयर चेंज होता रहेगा। ये दोनों के कॉम्बिनेशन से अपन चलते हैं। अब बात क्लियर हो रही कैसे होगा। तो हर साल जो आप बजट में सुनते हो वो अमेंडमेंट इसमें नहीं होते, क्योंकि इसमें लिखा ही नहीं, वो इसमें होता है फिनांस एक्ट, और वो एवरी ईयर आता है। तो ये डॉक्यूमेंट स्टैटिक रहता है, इसमें उतने चेंजेस करने जो प्रोविजनल है, और रेट्स वाले चेंजेस यहाँ पे होते हैं। तो इसलिए फिनांस एक्ट जो है वो क्या है, अलग से सुनाया जाता है। ये आपके सामने क्लियर कर रहा हूँ, समझ आ रहा है। अपने एग्जाम में, आपके 2026 के एग्जाम में जून 26 का अपना पेपर हो या आने वाला दिसंबर 26 का पेपर, इसमें जो फिनांस एक्ट एप्लीकेबल होगा वो होगा 2025 एंड नॉट 2026। 2026 वाला तो अभी आया है, ठीक है, अभी इस पे चर्चा होगी, एप्लीकेबल होगा तो 1 फेब से होगा ना। तो 1 फेब से होगा तो आपके जून एग्जाम में कैसे अप्लाई हो सकता है। अपने एग्जाम में लास्ट 6 मंथ्स के चेंजेस एप्लीकेबल नहीं होते। तो अपना जो बजट है वो इसके पहले वाला है, मतलब फेब 25 में जो बजट सुनाया था लास्ट ईयर, उसमें जो चेंजेस अप्रूव हुए थे वो आपके लिए अभी एग्जाम में एप्लीकेबल होंगे जून में और दिसंबर में। तो कभी भी आप ऑनलाइन, इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, गूगल पे कोई इनकम टैक्स के बारे में कोई चेंजेस पढ़ते हो तो आपको ध्यान रहेगा कि भाई ये तो अभी इस बजट के चेंज है, मेरे पे ये वाला बजट नहीं, पिछला वाला एप्लीकेबल है। तो अभी दिसंबर 26 के एग्जाम तक आप पे जो एक्ट एप्लीकेबल होगा वो ये वाला होगा। फिर जून 27 से जो अभी इस बजट में सुनाया गया है वो एप्लीकेबल होगा। ये साइकिल इस तरीके से चलता है, आपको ध्यान रखना है। तो 2 एग्जाम तक सेम बजट चलता है, फिर नेक्स्ट एग्जाम से चेंज हो जाता है, ये साइकिल है। तो हर 6 महीने में चेंज नहीं होता। बोले सर फिर दिसंबर वाले में तो 6 महीने हो गए ना, नहीं होता, साल तो पूरा कवर करेंगे ना। तो 2 अटेम्प्ट तक सेम ही आपका ये चलता है, फिर नेक्स्ट ईयर चेंज होता है, वैसी चीज है। तो ये पॉइंट है। तो सबसे पहले तो फिनांस एक्ट क्या होता है वो आपको समझ में आ गई, ये क्लियर है। ये माइनर चीजें हैं, बट थ्रू आउट द एक्ट हर चैप्टर में, हर सेक्शन में काम आती है। तो पहले अगर यही नहीं क्लियर है और मैं सीधा चैप्टर्स पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा तो आपने शायद अपने मन में समझ लिया होगा मुझे आता है, बट आपका बेस क्लियर नहीं है। तो पहले बेस क्लियर करना जरूरी है। और ये सब थियरी का पार्ट है, मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूँ, ये सब कुछ सिलेबस का ही पार्ट है, दिस इज नथिंग एक्स्ट्रा, ये ध्यान रखना।
बोलो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरी? तो फिनांस एक्ट क्या होता है समझ आया, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ जनरल डेटा की बात कर लेते हैं। इनकम टैक्स का जो कलेक्शन है इंडियन गवर्नमेंट का पूरे साल का, दैट नंबर इज अराउंड 16 लाख करोड़। 16 लाख करोड़ टू 18 लाख करोड़ ये इनकम टैक्स का कलेक्शन है, जिसमें इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेट टैक्स सब आ गए। अब ये लोग जो रेट्स बनाते हैं उसमें ऐसा बोलते हैं जो ज़्यादा कमाएगा वो ज़्यादा टैक्स भरेगा। इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। थियरी वाली बात बता रहा हूँ। प्रोग्रेसिव टैक्स वो होता है कि जो गरीब इंसान है उससे टैक्स मत लो, जो अमीर है उससे लो, और जो जितना ज़्यादा अमीर होता जा रहा है उतना ऊपर का इनकम पे उससे टैक्स लेते जाओ। ये सोसाइटी को प्रोग्रेस की तरफ लेके जाएगा। अगर आप उल्टा करोगे तो वो रिग्रेसिव हो जाएगा, गरीब लोग बेचारे कितना टैक्स भरेंगे। अब ये चीज़ जीएसटी में अलग है। जीएसटी में ऐसा है कि आप अमीर हो तो 18% जीएसटी, गरीब हो तो 5% जीएसटी, बिलो पॉवर्टी लाइन हो तो 0% जीएसटी, ऐसा कुछ है। जो सामान दुकान में खरीदने जा रहे हो उसमें जीएसटी तो सबको सेम ही रेट पे देना है। आप कोई भी मतलब इनकम क्लास में कवर होते उससे फर्क नहीं पड़ता। नाउ दैट इज नॉट अ प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। बेचारे गरीब इंसान पे भी 18% जीएसटी का बर्डन आ रहा है, अमीर भी वही भर रहा है, तो फर्क क्या हुआ फिर? तो बोला इसको ना रिग्रेसिव बोला जाएगा, दिस इज नॉट फेवरेबल, बट ये है जो एग्जिस्ट करता है वो है। इनकम टैक्स में इन्होंने स्लैब रेट रखे हैं। आप 0 to 2.5 लाख में कमा रहे हो तो टैक्स नहीं है, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में कमा रहे हो तो 5% टैक्स देना है, 5 लाख से ऊपर कमा रहे हो तो 20% टैक्स देना है, ऐसे बढ़ाते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे कमाई बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स का रेट बढ़ता है। ये ऑन पेपर है, लेकिन डेटा फिर ये बताता है कि सबसे कम टैक्स जो है वो अमीर लोग ही भरते हैं, तभी वो अमीर है, उनको टैक्स बचाना आता है। तो सारा टैक्स भरने बैठेंगे तो फिर अमीर कैसे बनेंगे? वैसा है। तो बहुत सारे लोग जो बहुत रिच कैटेगरी में आते हैं उन्होंने रूल्स के साथ उस तरीके से एडजस्टमेंट्स कर रखे हैं तो उनका टैक्स मिनिमाइज हो जाता है, और सबसे ज़्यादा टैक्स एक्चुअली में मिडिल क्लास भरता है, क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं है वो लेवल पे जाने का जो बाकी लोग कर रहे हैं वैसा है। तो ये सब चीज़ें। चलिए अब कुछ टर्म्स देखते हैं और आगे। एक टर्म है आपका फाइनेंशियल ईयर, ये तो आप सब जानते हो, अकाउंटिंग पढ़ा हुआ है, फाइनेंशियल ईयर। एक और टर्म यूज होता है इसमें, उसको हम बोलते हैं असेसमेंट ईयर, AY। और भी टर्म्स है, प्रीवियस ईयर, दैट इज PY। ठीक है, ये सब कुछ टर्म्स यूज होते हैं। अब इस पे पहले क्लैरिटी ले लेते हैं कि क्या है। देखो फाइनेंशियल ईयर जो है वो अकाउंटिंग का टर्म है, टैक्सेशन में उसका इतना रेलेवेंस नहीं है। आपको पता है 1 अप्रैल से 31 मार्च जो आप जानते हो वही चीज़ है एग्जैक्टली, नथिंग न्यू। तो ये तो हमें पता है कि 1 अप्रैल से लेके नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक जो ड्यूरेशन है ये फाइनेंशियल ईयर होता है, और इसका अपन पूरा हिसाब मेंटेन करते हैं वैसा है। अब ये असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर क्या है ये समझना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ऐसा है, जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर है, मान लो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, 1 अप्रैल 2025 टू 31 मार्च 2026 जो अभी चल रहा है, ये फाइनेंशियल ईयर अभी चल रहा है, कंप्लीशन पे ये मार्च 26। अब ये पूरे फाइनेंशियल ईयर में आप इस डेट से अपना बिजनेस चला रहे हो, अपनी इनकम अर्न कर रहे हो, अपना प्रोफेशन रन कर रहे हो, कमाई तो हो ही रही होगी पूरे साल में, खर्चे भी हो रहे होंगे, वैसा है। इस साल की कमाई के ऊपर भी तो टैक्स भरना पड़ेगा। सवाल ये है कि टैक्स का हिसाब कब करोगे और टैक्स पे कब करोगे, ड्यूरिंग द ईयर या आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ईयर? हिसाब करने कब बैठोगे और टैक्स जमा कब करवाओगे? एक्यूरेट डेटा आपके पास कब आएगा? ड्यूरिंग द ईयर पहले से पता चल जाएगा कि साल खत्म होने का वेट करना पड़ेगा। लॉजिकली तो ये कि भाई खत्म होगा तभी तो समझ आएगा। हाँ, पूरे साल अकाउंट्स में मेंटेन कर रहा हूँ वो सब ठीक है, PNL बन रहा है, सारी इनकम यहाँ दिख रही है, एक्सपेंसेस डाल रहा हूँ, बट फाइनलाइज थोड़ी हुआ है। रफ एस्टिमेट होगा मेरे पास क्या इस लेवल पे जा रहा है, लेकिन एग्जैक्ट कितना नेट प्रॉफिट आएगा, उस पर एग्जैक्ट कितना टैक्स बनेगा, ये बात कब पता चलेगी? मार्च खत्म होने के बाद। समझ आ रहा है? अब टेक्निकली ऐसा है कि आप जो भी कैलकुलेशन करोगे इसके बाद ही करोगे। अब इसका जो अगला दिन है 1 अप्रैल 2026 जो नेक्स्ट डे है आपका, मैं यहाँ से बोल सकता हूँ फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया। ये वाला फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? 25-26। यहाँ से कौन सा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया? 26-27। तो हिसाब तो इसी डेट के बाद ही करोगे आप, ठीक है? तो जिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का हिसाब है वो हिसाब उस ईयर में नहीं होता, नेक्स्ट ईयर होता है। ये स्टोरी क्लियर है? तो अगर FY 25-26 की बात हो रही है कि इसका हिसाब करना है, तो हिसाब होगा कब? FY 26-27 में जाके, क्योंकि ये तारीख आते ही ये फाइनेंशियल ईयर एप्लीकेबल हो जाएगा। ये बात समझ आई? ठीक है। अब ये जो फाइनेंशियल ईयर है ना जिसमें हिसाब हो रहा है उसको ये लोग टेक्निकली बोलते हैं असेसमेंट ईयर, ठीक है। और जिस साल का हिसाब हो रहा है उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर। इसके रेफरेंस में प्रीवियस ईयर, जिस ईयर का अकाउंटिंग हो रहा है वो प्रीवियस ईयर है,
और जिस ईयर में जाके उसकी गिनती कर रहे हैं बैठ के कि भाई पिछले साल क्या कमाया, उस ईयर को बोलते हैं असेसमेंट ईयर। तो प्रीवियस ईयर वर्सेस असेसमेंट ईयर, ये टर्म आपके दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या होता है। बिकॉज मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनका इनकम टैक्स का सिलेबस खत्म हो चुका है, एग्जाम भी दे चुके हैं, 2 अटेम्प्ट भी लगा चुके हैं, मैंने ये पूछा ना डिफरेंस तो नहीं पता है सर, एक ही तो होता है। बोला ठीक है भाई, फिर सब एक ही है तो तुम देख लो क्या करना है। तो पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद भी अगर ये नहीं पता होता है तो आपने पढ़ाई गलत तरीके से स्टार्ट की। ये बेसिक मालूम होना चाहिए, पूरा एक्ट इस पे ही चलता है। असेसमेंट ईयर कौन सा है, असेसमेंट करना मतलब हिसाब करना, गिनती लगाना। तो असेसमेंट करने का ईयर तो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद ही शुरू होगा, कॉमन सेंस है। तो अगर आपका फाइनेंशियल ईयर 25-26 का हिसाब हो रहा है तो 26-27 में ही हो रहा होगा, तो इसको असेसमेंट ईयर बोलेंगे, और जिसका हिसाब हो रहा है उसको प्रीवियस ईयर बोलेंगे। ये दोनों है तो अपने अपने आप में कोई ना कोई फाइनेंशियल ईयर। तो ये जनरल टर्म हो गया, इसलिए मैंने बोला इसका यहाँ इतना रोल नहीं है। लेकिन असेसमेंट ईयर क्यों बोल रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्यों बोल रहे हैं, ये समझना जरूरी है। क्लियर हुआ? और थोड़ा टेक्निकली इसको अगर समराइज करें तो जो अपना फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल है एग्जाम में वो कौन सा है, 2025। इसमें आपको जो रेट्स दे रखे हैं ना, टैक्स के रेट्स, वो कौन से एवाई के दे रखे हैं, 2026-27। इसको हम बोलेंगे रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। मतलब मुझे इस असेसमेंट ईयर से फर्क पड़ता है, मेरे एग्जाम के लिए ये असेसमेंट ईयर रेलेवेंट है। अब इनकम टैक्स की जो भाषा है, एक्ट की लैंग्वेज है, दैट इज इन टर्म्स ऑफ असेसमेंट ईयर। इनकम टैक्स एक्ट में आपको फाइनेंशियल ईयर और प्रीवियस ईयर बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, आपको यही मिलेगा असेसमेंट ईयर। ये इनका ओरिएंटेशन है, ये लोग इस भाषा में बात करते हैं। अब जब भी AY 26-27 बोला जाएगा, यू नो कि इसका प्रीवियस ईयर क्या है, मतलब हिसाब इस साल का हो रहा है। सो दिस इज योर फाइनेंशियल ईयर, जिसका इवेल्युएशन आप यहाँ पे आके कर रहे हो, वैसा। तो ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है कि AY क्या होता है, PY क्या होता है, और इसी बेसिस पे पूरा एक्ट चलता है। 90% ऑफ द एक्ट में अपने नोट्स में भी हर जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा एज पर फाइनेंस एक्ट 2025 फॉर AY 26-27। तो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट AY है 26-27। अभी प्रीवियस एग्जाम में जब दिसंबर वालों को पढ़ा रहा था तो उनके लिए रेलेवेंट AY था 25-26। अब वो चेंज हो गया, तो आपके नोट्स में मुझे सारा चेंज करना पड़ा। जहां जहां 24 लिखा था वहां 25 हो गया, जहां ये इसका पिछला वाला साल लिखा था उसको अपडेट किया, सारे इलस्ट्रेशन चेंज हो जाते हैं, सारे सम्स चेंज हो जाते हैं। तो हर जगह पूरी बुक में ये मुझे AY अपडेट करना पड़ता है, और उस हिसाब से AY के हिसाब से जो प्रोविजंस है वो भी चेंजेस होते हैं। क्योंकि जो बजट 2025 में आया उसके पहले का जो बजट था 2024, तो यहाँ से यहाँ तक भी तो कुछ अमेंडमेंट आए होंगे, और वो सारे अमेंडमेंट जो है वो आपके एक्ट में, आपके नोट्स में मुझे करने पड़ेंगे, और वो जहाँ जहाँ मैंने किया उसको हाईलाइट किया हुआ। तो पढ़ते पढ़ते आपको दिखेगा कि अच्छा ये अभी हमारे बजट में चेंज हुआ और ये एग्जाम के लिए नया पॉइंट है। अब नए पॉइंट्स पे फोकस करना पड़ता है, बिकॉज पेपर में 10-15% पॉइंट्स आपको अमेंडमेंट में मिलते हैं, तो उसके ऊपर फोकस करके जाना जरूरी है। नहीं करोगे तो उतना पोर्शन पे थोड़ा सा रिस्क हो जाएगा वैसे। तो सारी चीजें कवर हम करने वाले हैं। बोलो कुछ कंफ्यूजन? क्लियर? तो ये हो गया आपका असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर का कंसेप्ट, और फाइनेंशियल ईयर क्या होता है वो तो आपको बताइए, समझ आ गया? तो अब ये कहीं पे भी आएगा तो तुरंत क्लिक होना चाहिए कि अच्छा ये तो वो साल है जिसमें हम हिसाब कर रहे हैं, जिस साल का हिसाब हो रहा है वो कौन सा है, इसका प्रीवियस ईयर। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, चलो तो ये पॉइंट्स कवर हुए। अभी जो इनकम टैक्स कलेक्ट करने का पावर है ये किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है या स्टेट गवर्नमेंट के पास है? आप इनकम टैक्स किसको पे कर रहे हो? सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, पूरे इंडिया में सभी लोग जो पे कर रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं। इनको ये पावर मिला कहाँ से? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये स्पेसिफिक लिखा हुआ है, शेड्यूल 7 में लिस्ट नंबर 1 में, जो यूनियन लिस्ट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो इंडियन सिटीजन या इंडिया में जो भी कमा रहा है, चाहे वो इंडियन सिटीजन ना भी हो, उसकी इनकम के ऊपर टैक्स वसूल कर सकती है। इनकम में लीगल इनकम भी आ जाती है, इनलीगल इनकम भी आ जाती है, कैश इनकम भी आ जाती है, काइंड इनकम भी आ जाती है, सब कुछ कवर है। इनलीगल इनकम भी आती है, स्पेसिफिक है इनकम की डेफिनेशन है यहाँ पे एक्ट में ना, सेक्शन है 2 क्लॉज नंबर 24। दिस इज डेफिनेशन ऑफ इनकम। बोले इनकम क्या होता है? तो बोला इसमें लीगल इनलीगल सब आ जाता है। और आपने इनलीगल इनकम कमाई है, बेटिंग गैम्बलिंग, और फिर आप पकड़े गए, बोले इस पर थोड़ी टैक्स लगता है। बोले टैक्स तो लगता ही है, टैक्स भी दोगे जेल भी जाओगे, और टैक्स तो लगेगा, ज़्यादा लगेगा, क्योंकि इतने पैसे आप करोगे आप तो जेल में हो, तो टैक्स भरो, पेनल्टी भरो और आप जेल जाओ, पैसे हम संभाल लेंगे। तो बेटिंग गैम्बलिंग इलीगल मीन्स कोई भी और चीज़ हो, अगर आपने इलीगल इनकम भी कमाई है तो वो भी इनकम है, उस पर भी टैक्स वसूल करेंगे, और लीगल वाली तो कहीं पे भी नहीं छोड़ेंगे, इम्प्लाइड है। आप रेसिडेंट हो नॉन रेसिडेंट हो, नॉन रेसिडेंट्स पे भी टैक्सेबिलिटी आ सकती है कुछ केसेस में। अगर आप इंडिया के बाहर जाके इनकम कमा के आ गए, आप रेसिडेंट हो, तो भी इंडिया में आप टैक्सेबल हो सकते हो। तो टैक्स लगाने का तो कोई मौका सरकार छोड़ेगी नहीं, ये इम्प्लाइड सी बात है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे कवर अप होती है। बट इनकम टैक्स चार्ज करने का पावर जो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिला है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है।
क्योंकि अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ होता नहीं तो हम तो 1 रुपये भी टैक्स नहीं देते। सरकार बोले टैक्स दे दो, बोले कहाँ लिखा टैक्स देना पड़ेगा, तुम कौन हो मांगने वाले? अरे सरकार चलेगी कैसे, तुम देखो अपना, हम क्यों, हमारा घर कैसे चलेगा, हम पैसे नहीं देंगे। तो सीधी बात है कोई पे करेगा नहीं अगर कंपल्शन नहीं होगा। बट आप पे कर रहे हो इसलिए क्योंकि एक्ट में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, अब नहीं पे करोगे जेल जाना पड़ेगा। तो ये मेन पॉइंट यहाँ पे हो गया, ठीक है। चलो, तो ये सारे पॉइंट्स हुए। अब और क्या चीजें इसमें ऐड कर सकते हैं आज के लिए वो देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में मेजर चीजें तो मैंने बताई दी है, बाकी तो फिर रेट्स वाला पार्ट है। ठीक है, चलो काम करते हैं, टैक्सेशन के रेट्स के बारे में थोड़ा बेसिक दे देता हूँ। कैलकुलेशन आज करवाना नहीं है, कल ही बताना है, तो थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। देखो इन्होंने क्या किया है, टैक्सेशन के जो रेट्स है उसको कैसे कैटेगराइज किया है ना, वो थोड़ा समझ लो। एक कैटेगरी है जिसमें आते हैं इंडिविजुअल्स, HUF, AOP, BOI और AJP। BJP नहीं, AJP ध्यान रखना, ठीक है। फिर एक है अपना पार्टनरशिप फर्म, LLP और कंपनी। कंपनी में कैटेगरी है डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंपनी, ये कैटेगरी। फिर एक आता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड ट्रस्ट, ऐसे डिवीजन किया हुआ है। इन सब के लिए जो रेट्स हैं वो है स्लैब रेट्स, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था। इन सब पे क्या एप्लीकेबल है, स्लैब रेट्स। ये जो है इन सब के लिए एप्लीकेबल है फ्लैट रेट्स, और इसमें स्लैब वाला सिस्टम है, वो भी अपन देखेंगे। ऐसे कैटेगराइजेशन किया। अभी कौन कौन से लोग हैं वो समझ लो। इंडिविजुअल्स तो आप और मैं। HUF के बारे में कुछ पढ़ा है आपने, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, वही वाला कंसेप्ट है। उन पे लगने वाला रेट और इंडिविजुअल पे लगने वाला रेट सेम है। इसके बाद है AOP, BOI। ये टर्म्स कहीं सुने, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, कहीं पढ़ने में आया हो कुछ AOP, BOI में भी ज्यादा नहीं पढ़ा होगा। बट मेनली AOP, BOI मतलब ग्रुप ऑफ पीपल जस्ट लाइक अ पार्टनरशिप फर्म बट नॉट रजिस्टर्ड एज अ पार्टनरशिप फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्संस। दोनों में फर्क क्या है वो भी समझ लो। इसमें जो पर्सन वर्ड है ना, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, पर्सन में सब लोग आ सकते हैं, मतलब नेचुरल पर्सन भी आ सकते हैं इन शॉर्ट, और आर्टिफिशियल भी आ सकते हैं, ठीक है, ये नेसेसरी। इंडिविजुअल्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में कौन आएगा, सिर्फ इंडिविजुअल्स, ये फर्क है। तो AOP एक ऐसी एसोसिएशन है जहां पे आर्टिफिशियल पर्सन भी एक मेंबर हो सकता है, लेकिन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वो एसोसिएशन है जिसमें सिर्फ इंडिविजुअल्स ही साथ में एक ग्रुप में काम कर रहे होंगे। तो अगर आपने इसको रजिस्टर करा दिया तो ये पार्टनरशिप फर्म बन सकती है, LLP बन सकती है, कंपनी बन सकती है। नहीं रजिस्टर कराया तो इस तरीके से भी चल रहा होता है। तो उसके टैक्स रेट्स फिर यहाँ पे उन्होंने स्लैब रेट के फॉर्म में दिए हुए हैं वैसा। अब बात करें आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन या जूरिस्टिक पर्सन भी बोलते हैं, अलग अलग नाम है। तो ये एक मिसलिनियस कैटेगरी है। जो भी आर्टिफिशियल एंटिटी यहाँ कहीं कवर नहीं हुई वो यहाँ पे कवर हो जाती है। आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन एक ओपन एंडेड कैटेगरी रखी है, मिसलिनियस। जो रह गया वो इसमें आप कंसिडर कर लेना, अगर किसी का नाम स्पेसिफिक यहाँ पे नहीं आया तो वैसा। अब जो स्लैब रेट्स इनके लिए एप्लीकेबल है, जैसे मैंने आपको बताया इनकम रेंज होती है कि भाई 0 to 2.5 लाख पे टैक्स नहीं लगेगा, 2.5 लाख से ऊपर जाओगे तो 5% टैक्स लगेगा, फिर 5 लाख से ऊपर जाओगे तो 20% टैक्स लगेगा, ऐसे अलग अलग टैक्स रेट्स। तो वो यहाँ पे देखना है। फ्लैट रेट जो है यहाँ पे मेनली 30% और फॉरेन कंपनी के लिए 40%। अब अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो फर्म के प्रॉफिट पे सीधा 30% टैक्स। अगर आपकी डोमेस्टिक कंपनी है, LLP है, 30% टैक्स। अगर फॉरेन कंपनी इंडिया में काम कर रही है 40% टैक्स। हैवी रेट्स और फ्लैट रेट, मतलब कोई स्लैब कुछ नहीं, सीधा 1 लाख का प्रॉफिट है, 30,000 रुपये टैक्स। इतना हैवी रेट हो जाता है वैसा। इनके लिए छोटे बहुत स्लैब रेट्स है, उतना बड़ा कैटेगरी नहीं है, वो फिर थियरी में देखेंगे तब कवर अप करेंगे। बोल रही समझ आ रहा है? अभी ये जो चल रहा है ना इंडिविजुअल्स के लिए, थोड़ा सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ बेसिक। एक सेक्शन है दैट इज सेक्शन 115 BAC। इसको ना ऑप्शनल स्कीम की तरह लेके आए थे। स्लैब रेट में 2 ऑप्शन दे दिए। एक आपका जो ओल्ड टैक्स रिजीम बोला जाता है, इनकी लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ मैं, ओल्ड टैक्स रिजीम, और सेक्शन 115 BAC जो है इसको हम बोलते हैं न्यू टैक्स रिजीम। मतलब आपको स्लैब रेट में ना 2 ऑप्शन दे दिए, ये वाला यूज करना है कि ये वाला, ऐसा है। अब पहले बोला था कि ये वाला ऑप्शनल है, यूज करना है तो करो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी इन्होंने इसको स्विच कर दिया, अब ये ऑप्शन नहीं है,
ये है डिफॉल्ट सेटिंग, डिफॉल्ट ऑप्शन, मतलब पहले ये लगेगा 115 BAC। अब अगर किसी को इस पे जाना है तो उसको वो चूज करना पड़ेगा। मतलब एक होता है ना कि आप ऐप में लॉगिन करते हो तो एक बाय डिफॉल्ट सेटिंग क्या होती है, अपना लैपटॉप या फोन यूज करते हो तो भाई हमारा गूगल क्रोम ब्राउजर बाय डिफॉल्ट है, वैसा हो गया ना, ये बाय डिफॉल्ट है। अब जब आप इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करने जाते हो तो वो कौन सा स्लैब आप पे अपने आप लगाता है, ये वाला। पहले उल्टा था, पहले इसको ऑप्शन के तौर पे निकाला था, फिर अभी लास्ट ईयर इन्होंने इसको स्विच कर दिया, बोला यही बाय डिफॉल्ट है। अब बोले नहीं मेरे को तो पुराने वाले में जाना है, तो आपको ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ चेंज करना पड़ेगा, आपको सेटिंग्स में जाके स्विच करना पड़ेगा कि मुझे ओल्ड पे जाना है। तो ये बाय डिफॉल्ट हो गया और ये अब ऑप्शनल हो गया, उल्टा कर दिया। तो ये दोनों चीजें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इसमें जो स्लैब रेट्स हैं वो अलग है और यहाँ पे डिफरेंट है, और उसके रीजन है जो हम देखेंगे कि भाई स्लैब रेट्स डिफरेंट क्यों है और क्या है। तो दोनों चीजें अपन देखने वाले हैं। बोलो पॉइंट क्लियर हो, समझ आया? यहाँ तक कुछ क्वेरी हो, कुछ नहीं समझ आया हो, क्लियर है? अब रेट्स की बात मैं आज नहीं करने वाला हूँ, रेट्स की बात जो अपने कल शुरू करेंगे। मैं आपको ये सारे जो अपन देख रहे थे ना, इन सबके स्लैब रेट्स लिखवाऊंगा, समझाऊंगा। इसमें ये क्लासिफिकेशन तो है ही, इसके अलावा वो क्लासिफिकेशन भी है, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। फिर एक वो क्लासिफिकेशन भी है एज वाला, 0 to 60, 60 अबव, एक है 80 अबव, ऐसे सब क्लासिफिकेशन है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं और उसके बाद कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। तो अभी 2-3 दिन थियरी मटेरियल की ऐसी कोई नीड नहीं है, मैं आपको सारे रेट्स यहाँ बताऊंगा, उसके बेसिस पे अपने सम सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन सीखेंगे, कैलकुलेशन डिटेल में। तो अगले 2 लेक्चर मिनिमम आपके कैलकुलेशन पे जाएंगे, जिसमें इन सब के टैक्स रेट्स कैसे गिनते हैं वो आपको पता होगा। तो 2 दिन के बाद आपको इनकम टैक्स कैलकुलेट करना आता होगा कि भाई कोई भी पर्टिकुलर पर्सन उसकी इतनी इनकम हो तो उसका टैक्स कितना लगेगा। तो आप खुद के लिए इवैल्यूएशन कर सकते हो कि इतनी इनकम होगी तो कितना टैक्स देना पड़ेगा। ये सारी चीजें आने वाली है। तो ये पार्ट हो गया। अब थियरी या इंट्रोडक्शन वाले में जो पॉइंट बचे हैं तो वो मैं खाली कंप्लीट कर लूँ, फिर अपने पैकअप करते हैं। ये जो टैक्स गवर्नमेंट चार्ज कर रही है वो आपसे कलेक्ट कैसे करती है, तो उसके अलग अलग तरीके हैं, ठीक है? वो देख लेते हैं। 3 तरीके हैं। एक जो है, आप जो ITR भरते हो ना, इनकम टैक्स रिटर्न, उसके साथ साथ आप टैक्स का पेमेंट कर दो, ठीक है? ये एक ऑप्शन है। दूसरा एक ऑप्शन है, उसको हम बोलते हैं TDS, सुना होगा कहीं। तीसरा जो है क्या, उसको बोलते हैं एडवांस टैक्स, ठीक है? ये तीसरा ऑप्शन है। 3 मेथड्स है इनकम टैक्स कलेक्ट करने के। ITR वाला तो नॉर्मल है, साल खत्म होने के बाद होता है ये। तो ये जो आप भरते हो ना ITR, ये आप असेसमेंट ईयर में भरते हो, मार्च खत्म होने के बाद, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर ऐसी डेट्स आती है। तो उसके साथ साथ टैक्स जमा करा तो पूरे साल का जो बनता है। TDS वाला जो है, दैट इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अगर आप सैलरीड इनकम अर्न कर रहे हो तो सैलरीड पर्सन का टैक्स जो है ना, उसकी सैलरी में से पहले ही कट जाता है, ठीक है? डिडक्शन पहले ही हो जाता है, मतलब पूरा साल खत्म होने से पहले। हर महीने जो उसको सैलरी मिलती है ना, टैक्स का पैसा काट के मिलती है। तो बेचारे के हाथ में पूरा अमाउंट आता ही नहीं कि वो टैक्स की चोरी करे, टैक्स माइनस करके पैसा मिल रहा है, एम्प्लॉयर ही आपका टैक्स काट लेता है। दैट सिस्टम इज कॉल्ड TDS। तो एवरी मंथ आपकी सैलरी में से टैक्स का अमाउंट पे होता जा रहा है और आपको साल के एंड में सिर्फ रिटर्न भरना और हिसाब देना है, पैसे तो ऑलरेडी कट चुके हैं। तीसरा ऑप्शन है एडवांस टैक्स, इसको बोलते हैं पे एज यू अर्न। एडवांस टैक्स जो है वो इंस्टॉलमेंट में आप पे करते जाओ पैसा। तो अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी पूरे साल की बहुत ज्यादा है, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख ऐसा कुछ है, तो साल के एंड में एक साथ पूरा पैसा भरो। इससे बेटर है डिपार्टमेंट आपको ऑप्शन देता है कि थ्रू आउट द ईयर क्वार्टरली बेसिस पे इंस्टॉलमेंट्स में पे करते जाओ, थोड़ा थोड़ा पे कर दो। तो साल के एंड में ना आपके ऊपर बड़ा अमाउंट पे करने का बर्डन नहीं आएगा। तो एक साथ 1 लाख रुपए इनकम टैक्स देना हो ना, दिल पे लगता है। ये 15-20 हजार करके साल में 4 बार भर दिया आती हुई कमाई में से, तो दिमाग में इतना नहीं लगता है, देना तो उतना ही है। लेकिन साल के एंड में अचानक से कोई बोले यार अभी रिटर्न भरना है 2 दिन में, 1 लाख रुपए टैक्स आया, अब 1 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा, इतने तो हाथ में रखे भी नहीं है, कहीं ना कहीं ऑक्यूपाइड होते हैं। तो थोड़ा थोड़ा इंस्टॉलमेंट्स में पे करते जाओ। दैट इज कॉल्ड पे एज यू अर्न मॉडल। इसको हम बोलते हैं एडवांस टैक्स। सरकार बोलती है देखो आपके लिए भी कन्वीनियंट है और हमें भी हर इंटरवल पे पैसा मिलता रहेगा, तो सरकार चलाने में भी आसानी होगी और जो फिस्कल बजट है वो भी अपना डेफिसिट वाला पार्ट ठीक से मैनेज हो जाएगा वैसे। तो ये सब पॉइंट्स है कि भाई टैक्स पे कैसे करना है और गवर्नमेंट आपसे टैक्स कौन कौन से ऑप्शन से कलेक्ट कर सकती है। बोलो क्लियर यहाँ तक समझ आया? बस तो ये सारे पॉइंट्स हैं, बाकी की चीजें जो है वो अपने फिर कल कंटिन्यू करते हैं। कैलकुलेशन वाला पार्ट भी है और इनकम को टैक्सेबल करने के लिए कैटेगरीज कौन कौन सी वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। क्लियर? बोलो कुछ पूछना आपको, कुछ नहीं समझ आया? ठीक है, बस तो यहाँ पे बैकअप करते हैं, रिमेनिंग फिर कल देखेंगे।